एक कॉइन लो, उसे टेबल पर फ्लैट रखो। अब उसे स्पिन करो। अब मुझे ईमानदारी से जवाब दो, क्या वो घूमा या नहीं घूमा? तुमने उसे स्पिन होते देखा, लेकिन अगर मैंने पलक झपकाई होती और तुमने बाद में मुझे वो कॉइन दे दिया होता, तो धरती पर कोई भी एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकता था जिससे साबित हो कि वो मूव हुआ। कोई मार्क नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई क्लू नहीं। एक चलती हुई साइकिल का व्हील देखो। हर एक मोमेंट पर उसका कोई ना कोई पॉइंट रोड को टच कर रहा होता है, लेकिन कौन सा पॉइंट तुम कभी नहीं बता सकते। एक रोटेटिंग सर्कल हर समय बिल्कुल वैसा ही दिखता है। यही है सर्कल, पूरी ज्योमेट्री में एक ऐसी शेप जो मूव कर सकती है बिना कभी ये दिखाए कि वो मूव हुई। और अगले 15 मिनट में यही एक आइडिया, परफेक्ट सिमेट्री, हमें 12 थ्योरम्स फ्री में दे देगा। कॉर्ड्स, आर्क्स, सर्कम सर्कल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये सब इसी एक सुंदर फैक्ट से निकलता है। चैप्टर 5, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। चलो शुरू करते हैं। किसी ने डेफिनेशन लिखी, उससे बहुत पहले ही इंसान सर्कल्स बना रहे थे। उड़ीसा की गुड़ाहांडी केव पेंटिंग्स में तुम ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, ओवल्स और सर्कल्स देख सकते हो। शुरुआती इंसानों ने सूरज को एक सर्कल की तरह पेंट किया। किसी ने उन्हें सिखाया नहीं था, उन्होंने बस दुनिया को देखा और उसे कॉपी किया। और क्यों नहीं, देखो सर्कल्स खुद ब खुद कहां कहां दिखते हैं। एक बारिश की बूंद शांत पानी पर गिरती है और एक सर्कल फैल जाता है। किसी पौधे के स्टेम को आड़ा काटो, क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होता है। सनफ्लावर के सेंटर को देखो, फ्लोरेट्स एक सर्कल में पैक होते हैं। ऊपर फुल मून को देखो, टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान सूरज को देखो, फिर से सर्कल्स। तो असली सवाल ये है, ये सारे सर्कल्स, बड़े छोटे, आसमान में, पानी के गड्ढे में, इन सब में कॉमन क्या है? अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। अब बात करते हैं वोकैब्युलरी की। इस फिगर को देखिए। अह, यहां सेंटर है। ए से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस, उसे कहते हैं रेडियस। सर्कल पर दो पॉइंट्स लीजिए, बी और सी। उन्हें जोड़िए, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड। कॉर्ड बीसी सेंटर पर एक एंगल बनाता है, एंगल बीएसी। हम कहते हैं कि कॉर्ड सेंटर पर उस एंगल को सबटेंड करता है। ये शब्द याद रखिए, सबटेंस। इसका मतलब बस इतना है, बनाना या होल्ड अप करना। और अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरे, उसे कहते हैं डायामीटर, सभी कॉर्ड्स का वीआईपी। चलिए फिर से आते हैं अपने स्पिनिंग कॉइन पर। यह है एक सर्कल एंड अब हम इसे रोटेट करने वाले हैं। पहले इसे 1 डिग्री रोटेट करते हैं और देखो, यह सेम ही दिखता है। अब ट्राई करते हैं 47 डिग्रीज, फिर भी बिल्कुल सेम। चलो अब एक बड़ा जंप लेते हैं, 179.6 डिग्रीज, और फिर भी सेम। असल में ट्राई एवरी सिंगल एंगल, सर्कल हर एक एंगल पर सेम ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं सर्कल में कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री होती है। किसी भी एंगल पर रोटेट करो, ये चेंज नहीं होता। कोई और शेप ऐसा नहीं कर सकती। चलो अब देखते हैं एक स्क्वायर के साथ क्या होता है। स्क्वायर को कुछ एंगल्स पर रोटेट करने की कोशिश करते हैं, पर देखो ये अपनी ओरिजिनल शेप से लाइन अप नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसे 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं, ये परफेक्टली लाइन अप हो जाता है। मतलब स्क्वायर सिर्फ 90 डिग्री टर्न्स पर ही सरवाइव करता है। अब बारी है पेंटागन की। ज्यादातर एंगल्स पर पेंटागन भी अपनी शेप से मैच नहीं करता, लेकिन बाय 72 डिग्रीज रोटेट करने पर परफेक्टली लाइन अप। तो पेंटागन सिर्फ 72 डिग्री पर सरवाइव करता है। तो सोचो, हर शेप के लिए कितने एंगल्स काम करते हैं? सर्कल के लिए हर एक एंगल काम करता है, स्क्वायर के लिए सिर्फ 90 डिग्री के मल्टीपल्स, और पेंटागन के लिए सिर्फ 72 डिग्री के मल्टीपल्स। यानी सर्कल हर रोटेशन में सरवाइव करता है, कोई और शेप ऐसा नहीं कर सकती। अब घर पर ये ट्राई करो।
बस 10 सेकेंड्स लगेंगे। एक पेपर सर्कल काटो, इसे फोल्ड करो, ऐसे कि बाउंड्री अपने आप एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाए। फिर इसे खोलो और देखो, ये क्रीज दिख रहा है। ये है हमारा पेपर सर्कल। इसे फोल्ड करते हैं ऐसे कि एजेस एग्जैक्टली मिल जाएं। अब इसे फिर से खोलते हैं और ये क्रीज लाइन, ये है हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और सबसे खूबसूरत बात, ये क्रीज हमेशा सेंटर से गुजरता है, हर बार। चलो इसे किसी और एंगल पर फोल्ड करते हैं। अब फिर से खोलते हैं, फिर से यही क्रीज सेंटर से गुजरता है और ये भी एक डायामीटर है। चलो इसे किसी और एंगल पर फोल्ड करते हैं। अब फिर से खोलते हैं, फिर से यही क्रीज सेंटर से गुजरता है और ये भी एक डायामीटर है। तो सर्कल का हर डायमीटर एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और सर्कल में ऐसे इन्फिनिट डायमीटर्स हैं, यानी इनफाइनाइट डायमीटर्स, मतलब इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब एक क्विक पॉज लेते हैं, इसके बारे में सोचो। जमुना के पास एक सर्कुलर पेपर है एंड वो उसका सेंटर ढूंढना चाहती है। अमीना उसे एक टिप देती है एंड वो टिप इंस्टेंटली काम करता है। पहले सर्कल को आधा फोल्ड करो, फिर से खोलो एंड एक बार और फोल्ड करो, पर इस बार एक अलग डायरेक्शन में। अब देखो, दोनों क्रीसेस एक ही पॉइंट पर क्रॉस करते हैं और वही है सेंटर। मतलब सर्कल को दो बार दो अलग डायरेक्शंस में फोल्ड करो, क्रीसेस जहां क्रॉस करेंगे वही सेंटर होगा। दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। इन दोनों से गुजरने वाले कितने सर्कल्स मैं बना सकता हूं? चलो सोचते हैं। अगर कोई सर्कल ए और बी से गुजरता है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसे बोलते हैं ओ। और चूंकि ए और बी दोनों सर्कल पर हैं, इसलिए ओ ए बराबर है ओ बी के। तो सवाल बन जाता है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स हैं? और इसका जवाब आपको पहले से पता है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर होता है, और जो भी पॉइंट ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर होता है वो इस लाइन पर ही होता है। इसका मतलब है ए और बी से गुजरने वाले हर सर्कल का सेंटर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होता है। उस बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट चुनो, एक सर्कल मिल जाता है। कोई दूसरा पॉइंट चुनो, दूसरा सर्कल मिल जाता है। एक लाइन पर इनफाइनिट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए दो पॉइंट से गुजरने वाले भी इनफाइनिट सर्कल्स होते हैं। सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? ए बी के मिड पॉइंट को सेंटर बना दो, फिर ए बी खुद डायमीटर बन जाता है और रेडियस ए बी का आधा हो जाता है। इससे छोटा सर्कल बन ही नहीं सकता। और जैसे जैसे तुम सेंटर को बाइसेक्टर पर ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो, सर्कल्स बड़े और बड़े होते जाते हैं और ए बी के पास वो फ्लैटर और फ्लैटर दिखने लगते हैं, यानी उनकी कर्व कम होती जाती है। सिर्फ दो पॉइंट्स एक सर्कल तय करने के लिए काफी नहीं है, तो चलो एक तीसरा पॉइंट भी जोड़ते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। सोचिए, अगर एक सर्कल इनसे होकर गुजरना चाहे तो क्या होगा? पहले एक वार्निंग, अगर ए, बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, यानी कोलिनियर हैं, तो कोई सर्कल उन्हें ऑल 3 पॉइंट्स पर टच नहीं कर सकता। कितनी भी बार ट्राई करिए, सर्कल हमेशा थर्ड पॉइंट को मिस कर देगा। आंसर है 0 सर्कल्स, नॉट इवन 1। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो कुछ वंडरफुल होता है। एक यूनिक सर्कल बन जाता है जो ऑल 3 पॉइंट से एग्जैक्टली गुजरता है। सिर्फ वन सर्कल, वन एंड ओनली। यही है हमारा थ्योरम नंबर 1। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमेशा एक यूनिक सर्कल होता है जो उनसे गुजरता है। सिर्फ वन सर्कल, ना कम ना ज्यादा। चलिए देखते हैं ये बात सच क्यों है। एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक सर्कल ए, बी और सी से गुजरता है जिसका सेंटर है ओ। ओ से ए, बी और सी तक की डिस्टेंस, यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी,
सब रेडियस हैं, इसलिए ऑल थ्री इक्वल हैं। क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के, इसलिए ओ जरूर ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। और क्योंकि ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ ए सी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी होगा। चूंकि ए बी सी कोलिनियर नहीं है, ये टू बाइसेक्टर्स पैरेलल नहीं हो सकते, वो सिर्फ वन पॉइंट पर मिलते हैं, और वही पॉइंट है ओ। इसलिए ओनली वन सेंटर होता है, ओनली वन रेडियस और ओनली वन सर्कल, बिल्कुल यूनिक। ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइंगल भी बनाते हैं। जो सर्कल हमने बनाया वही इस ट्राइंगल के ऑल थ्री वर्टिसेस से गुजरता है। इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर। सर्कल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता है और ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है। हर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने साइड को एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर कट करता है। ए बी, बी सी और ए सी थ्री साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यही हैं। ये है फिगर 5.5, ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल। अब सवाल ये है, सर्कम सेंटर कहां होता है? थ्री अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स देखते हैं, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्ड। अक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हमेशा अंदर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में ये बाहर चला जाता है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ मैजिकल होता है, सर्कम सेंटर एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बैठ जाता है। ये बात लिख लीजिए, चैप्टर में बाद में ये वापस आएगा और तब ये एकदम मैजिक जैसा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सी चीज से, हमारा एवरीडे बाइसिकल व्हील। इसी से समझेंगे कॉर्ड्स और उनके एंगल्स का पूरा कनेक्शन। ये देखिए, टायर है बाहर, बीच में रिम और अंदर है स्पोक्स का जाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप किसी भी साइकिल में देखते हैं। अब इसके रिम पर 2 पॉइंट्स लेते हैं और उन्हें सेंटर से जोड़ते हैं। यहां बन गई 2 रेडियाई। इनके बीच का जो एंगल बना, यूज हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल, थीटा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक थ्रेड ताने के बंध देते हैं, पुल इट टाइट, और ये जो रेड लाइन बनी, इसी को कहते हैं कॉर्ड। चलिए अब पूरे व्हील को घुमाते हैं। देखिए, थ्रेड भी घूम गया अपनी नई पोजीशन पे, पर थ्रेड वही है तो उसकी लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी। एक बार फिर घुमाते हैं और इस बार भी देखिए, सेंटर वाला एंगल बिल्कुल वैसा ही रहा, बस उसने भी थ्रेड के साथ राइड ले ली, अपनी जगह बदलते हुए। चाहो जितनी बार भी घुमाओ इस व्हील को, कॉर्ड की लेंथ और उसका सेंट्रल एंगल दोनों हमेशा अटल रहते हैं, कभी नहीं बदलते। यही है हमारा पहला क्लू। सेम कॉर्ड का मतलब है सेम लेंथ, और सेम लेंथ का मतलब है सेम सेंट्रल एंगल। अब इसी आइडिया को हम थ्योरम की तरह प्रॉपरली प्रूव करेंगे। यह है हमारा थियरम नंबर 2। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी बराबर होंगे। चलिए अब इसे प्रॉपरली प्रूव करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल जिसका सेंटर है पॉइंट सी। इस सर्कल पर लेते हैं 4 पॉइंट्स ए, बी, डी और ई। अब इन्हें सेंटर सी से जोड़ते हैं। ये बन गए 4 रेडियाई, सी ए, सी बी, सी डी और सी। अब बनाते हैं दो कॉर्ड्स ए बी और डी। गिवन है हमें कि ए बी बराबर है डी के, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी भी बराबर है एंगल डी सी के। जब भी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल्स बराबर प्रूव करने हो, सीधा कॉन्ग्रुएंस पे जाते हैं। सबसे पहले सी ए, सी बी, सी डी और सी, ये सब रेडी हैं, इसलिए ये सब इक्वल है। और हमें पहले से गिवन है कि ए भी बराबर है डी के, तो हमारे पास हैं 3 साइड्स बराबर 3 साइड्स के। इसका मतलब बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ई के। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स सेएब और सी डी ई बिल्कुल सेम शेप के हैं। चलिए एक ट्राइंगल को स्लाइड करके दूसरे पे ओवरलैप करते हैं ताकि हम विजुअली कंफर्म कर सकें कि ये दोनों ट्राइंगल्स जेन्युइनली कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स मैच हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मैच हो जाते हैं, यानी एंगल एसीबी और एंगल डीसीई। तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल एसीबी बराबर है एंगल डीसीई के। थियरम नंबर 2 डन। अब चलिए इसी बात को उल्टा करते हैं। यह है थ्योरम नंबर 3। Chords that subtend equal angles at the center are equal।
मतलब अगर सेंट्रल एंगल्स बराबर हैं तो उनके कॉर्ड्स भी बराबर होंगे। सेम सेटअप लेते हैं, एक सर्कल सेंटर सी के साथ। इसमें लेते हैं पॉइंट्स ए, बी, डी और ई और उन्हें सेंटर सी से जोड़ते हैं। इस बार गिवन है कि एंगल AC भी बराबर है एंगल DCE के, और हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड AB बराबर है कॉर्ड DE के। देखिए, AC और DC दोनों ही रेडियाएं हैं, इसलिए ये इक्वल है। और वैसे ही BC और EC भी रेडियाएं हैं, तो ये भी इक्वल हैं। अब हमारे पास हैं टू साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, यानी साइड एंगल साइड। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCE के। ये देखिए, दोनों ट्राइंगल्स ACB और DCE। चलिए एक ट्राइंगल को दूसरे पे स्लाइड करके चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंस को विजुअली। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स एकदम ओवरलैप हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाते हैं, मतलब कॉर्ड AB बराबर है कॉर्ड DE के। तो ये रहा प्रूफ, AB बराबर है DE के। थ्योरम नंबर 3 भी डन। तो चलिए अब दोनों थ्योरम्स को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही आइडिया के टू पहलू हैं। यहां हैं दो सर्कल्स, दोनों में सेंटर C और दोनों में कॉर्ड्स AB और DE। दोनों में हमने रेडी बनाई CA, CB, CD और CE, और दोनों में ही कॉर्ड्स AB और DE मौजूद हैं। लेफ्ट वाले सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल हैं, जिससे एंगल्स इक्वल बन रहे हैं। यह है थ्योरम 2 जो SSS कॉन्ग्रुएंस यूज करता है। राइट वाले सर्कल में एंगल्स इक्वल हैं, जिससे कॉर्ड्स इक्वल बन रहे हैं। यह है थ्योरम 3 जो SAS कॉन्ग्रुएंस यूज करता है। एक में हम साइड से एंगल्स निकाल रहे हैं, दूसरे में एंगल्स से साइड्स। ये दोनों थियरम्स एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एक दूसरे का उल्टा वर्जन। और इन दोनों के पीछे छुपा है सिर्फ एक ही सिंपल सच, सर्कल की सारी रेडी हमेशा इक्वल होती हैं। बस इसी एक फैक्ट से ये दोनों खूबसूरत थ्योरम्स निकलते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री थ्योरम के बारे में जानेंगे, सर्कल्स में मिड पॉइंट्स और परपेंडिकुलर्स का कमाल। देखिए, ये है एक सर्कल और इसका सेंटर है पॉइंट C। अब इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं AB। यहां एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या इस कॉर्ड में कुछ खास बात छुपी है? चलिए AB का मिड पॉइंट निकालते हैं और इसे नाम देते हैं M, यानी AM और BM बराबर हैं क्योंकि M बिल्कुल बीच में है। अब सेंटर C को मिड पॉइंट M से जोड़ते हैं, यह बनती है लाइन CM। क्या इस लाइन CM में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी छुपी है? चलिए पता लगाते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि यह लाइन सच में स्पेशल है या नहीं। ये रहा थ्योरम 4। सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन हमेशा उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। देखिए, इसका प्रूफ कितना छोटा और एलिगेंट है। फिर से वही सर्कल लेते हैं, सेंटर C और कॉर्ड AB। साथ ही A, B, C और मिड पॉइंट M को भी मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल CAB में देखिए, CA और CB दोनों ही इस सर्कल की रेडियाई हैं, इसलिए ये बराबर है। और जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है, यानी एंगल A एंगल B के बराबर होगा। अब याद रखिए, M तो मिड पॉइंट है ही, तो AM भी BM के बराबर है। अब सेंटर C को M से जोड़ते हैं, इससे बड़ा ट्रायंगल CAB दो छोटे ट्रायंगल्स में बट जाता है, CMA और CMB। अब देखिए, CA बराबर है CB के, एंगल A बराबर है एंगल B के, और AM बराबर है BM के। यानी SS रूल से ट्रायंगल CMA और ट्रायंगल CMB बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल CMA भी एंगल CMB के बराबर होगा। अब चूंकि A, M और B एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, इसलिए एंगल CMA और एंगल CMB मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। यानी दो बराबर एंगल्स जो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। इसका मतलब हर एक एंगल होगा 90 डिग्री। और यही तो होता है परपेंडिकुलर। CM बिल्कुल परपेंडिकुलर है AB के, यानी हमारा थ्योरम 4 साबित हो गया। QED।
अब बात करते हैं थ्योरम 5 की। अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह उस कॉर्ड को एग्जैक्टली बीच से बाइसेक्ट करेगा। और मजे की बात, इसका प्रूफ भी थ्योरम 4 जैसा ही खूबसूरत है। फिर से वही सर्कल लेते हैं, सेंटर सी और कॉर्ड ए बी सी और एम को मार्क करते हैं जैसे पहले किया था। इस बार हम मानकर चलते हैं कि सेंटर सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी पर गिराई गई है जो उसे पॉइंट एम पर मिलती है। यानी हमें गिवन है कि सी एम ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एंगल यहां 90 डिग्री है। अब सी ए और सी बी को देखिए, ये दोनों रेडियाएं हैं, इसलिए बराबर है। यही बनेंगे हमारे राइट ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज। इससे बनते हैं दो राइट ट्रायंगल्स, सी एम ए और सी एम बी। और सीएम तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है ही। तो अब हमारे पास है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज बराबर, और एक कॉमन साइड, यानी आरएचएस रूल से ट्रायंगल सीएमए और ट्रायंगल सीएमबी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एएम भी बीएम के बराबर होगा, यानी एम सच में एबी का मिड पॉइंट है। यानी थ्योरम 5 भी साबित हो गया। क्यू ई डी। चलिए अब दोनों थियरम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इसे कहते हैं द पैकेज डील। एक सर्कल के कॉर्ड से जुड़ी लाइन में तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सेंटर से गुजरना, मिड पॉइंट से गुजरना और कॉर्ड के परपेंडिकुलर होना। अब इन तीनों को आपस में जोड़कर देखते हैं। अगर एक लाइन सेंटर से भी गुजरे और मिड पॉइंट से भी, तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर भी होगी। यही तो था हमारा थ्योरम 4। और अगर लाइन सेंटर से गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो तो वो मिड पॉइंट से भी गुजरेगी। ये है थ्योरम 5। और एक बोनस इनसाइट भी है, अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो तो वो सेंटर से भी गुजरेगी। यानी सेंटर और मिड पॉइंट मिलकर देते हैं परपेंडिकुलर, और सेंटर और परपेंडिकुलर मिलकर देते हैं मिड पॉइंट। बस इतना याद रखिए, इन तीनों में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज पता हो तो तीसरी अपने आप मिल जाती है, बिल्कुल फ्री में। देखिए, यहां एक ही फिगर में तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ दिख रही हैं, सेंटर, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर, सब कुछ परफेक्टली साथ में। सेंटर भी चेक, मिड पॉइंट भी चेक, परपेंडिकुलर भी चेक। यही है सर्कल्स की खूबसूरती। चलिए एक फोल्डिंग एक्टिविटी करते हैं। पेपर का एक सर्कल लीजिए जिसके सेंटर पर एक डॉट है। अब बाउंड्री से अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। जो क्रीज बनेगी वही हमारा कॉर्ड है। देखिए, ये सीधी लाइन ही कॉर्ड है। इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अब दोबारा फोल्ड कीजिए ताकि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी बिल्कुल मिल जाएं। ये दूसरी क्रीज देखिए, यह हमेशा सेंटर से होकर गुजरती है और कॉर्ड को एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को ही हम कहते हैं कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस, जिसे हम दे लिखते हैं। अब एक नया कॉर्ड बनाइए सेम लेंथ का और डिस्टेंस फिर से मेजर कीजिए। डिस्टेंस सेम रहेगा हर बार। अब इसी बात को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। यहां एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। इसमें एक कॉर्ड ए बी खींचते हैं और सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका फुट है एम। इस कॉर्ड की लेंथ और ओएम की डिस्टेंस दोनों नोट कर लीजिए। अब इसी कॉर्ड को घुमाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं। लेंथ वही, डिस्टेंस भी वही। एक बार फिर घुमाइए, चाहे कॉर्ड कहीं भी हो, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बदलता। यही है थ्योरम 6। बराबर लंबाई के कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा बराबर दूरी पर होते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ 100 एग्जाम्पल्स देखकर भी हम पक्का नहीं कह सकते कि यह स्टेटमेंट हमेशा सच होगा। कभी कभी एक स्टेटमेंट हर बार सही लगता है लेकिन फिर भी पूरी तरह ट्रू नहीं होता। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। यहां दो कॉर्ड्स हैं ए बी और एफ जी, दोनों की लेंथ बराबर है। अब सेंटर सी से हर एंड पॉइंट तक रेडियस खींचते हैं, सी ए, सी बी, सी एफ और सी जी। और सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं, सीई ए बी पर और सी एच एफ जी पर। चूंकि सभी रेडियाई बराबर हैं
और ए बी एफ जी भी बराबर हैं। हमारे पास ट्रायंगल सी ए बी और ट्रायंगल सी एफ जी के लिए तीनों साइड्स बराबर हैं। यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल सी ए बी और ट्रायंगल सी एफ सी है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की एल्टीट्यूड्स भी बराबर होती हैं, इसीलिए सी बराबर है सी एच के। और इसका उल्टा भी सच है। यही है थ्योरम 7। जो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं उनकी लेंथ भी बराबर होती है। अब अगला सवाल, अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ अलग अलग हो तो कौन सा सेंटर के ज्यादा पास होगा? यहां एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड है और साथ में उसकी सेंटर से डिस्टेंस d और उसकी लेंथ l भी दिख रही है। जैसे जैसे ये कॉर्ड सेंटर से दूर जाता है उसकी लेंथ छोटी होती जाती है और जैसे ही ये वापस सेंटर के पास आता है लेंथ फिर से बड़ी हो जाती है। यानी जो कॉर्ड सेंटर के जितना पास होगा वो उतना ही लंबा होगा। यही है थ्योरम 8। दो असमान कॉर्ड्स में से बड़ा कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास होता है। अब समझते हैं कि ये बात सच क्यों है। इसके पीछे है वही पुराना दोस्त बौधायना पिथागोरस थ्योरम। यहां एक राइट ट्राइंगल है, रेडियस आर हाइपोटेन्यूज है, डिस्टेंस d एक साइड है और आधा कॉर्ड a दूसरा साइड है। तो हमारा इक्वेशन बनता है r का स्क्वायर बराबर d के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर। अब r तो फिक्स्ड है, सर्कल का रेडियस है, बदलेगा नहीं। तो अगर d बढ़ेगा तो a को घटना ही पड़ेगा और जैसे ही d कम होता है अब वापस बड़ा हो जाता है। यानी लंबा कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास। और यहीं से निकलता है इस चैप्टर का सबसे यूजफुल फॉर्मूला। कॉर्ड लेंथ बराबर है 2√r² माइनस t²। इसे याद कर लीजिए, आधे सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसे एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। जो कॉर्ड सेंटर से सबसे पास है यानी डिस्टेंस 0 वो है डायमीटर और ये सबसे लंबा कॉर्ड होता है। अब इसे सेंटर से दूर ले जाइए, ये छोटा होता जाएगा और आखिर में सिर्फ एक पॉइंट बन जाएगा। जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो कॉर्ड का सफर डायमीटर से शुरू होकर एक पॉइंट पर खत्म होता है। चलिए एक क्विक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए रेडियस है 13 सेंटीम और कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीम। कॉर्ड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 2√r² माइनस d²। यहां r है 13 और d है 5। 13 स्क्वायर होता है 169 और 5 स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 घटाने पर मिलता है 144 और 144 का स्क्वायर रूट है 12। तो 2 टाइम्स 12 बराबर है 24 सेंटीमस। यानी हमारा कॉर्ड ए बी ठीक 24 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए शुरू करते हैं। आर्क्स ऑफ अ सर्कल। ये रहा एक सर्कल और इसका सेंटर है पॉइंट O। अब मैं 4 पॉइंट्स मार्क करता हूं सर्कल के ऊपर। पहला पॉइंट Y, फिर पॉइंट B, उसके बाद पॉइंट X और आखिर में पॉइंट A। एक आर्क बस सर्कल का एक कनेक्टेड हिस्सा होता है जो अपने दो एंड पॉइंट से पहचाना जाता है। अगर हम पॉइंट A से पॉइंट B तक पॉइंट X से होकर जाएं तो यह है शॉर्टर रास्ता, इसे कहते हैं माइनर आर्क AXB। लेकिन अगर हम पॉइंट A से पॉइंट B तक पॉइंट Y से होकर जाएं तो यह है लंबा रास्ता, इसे कहते हैं मेजर आर्क AYB। तो याद रखिए, माइनर आर्क हमेशा शॉर्टर पाथ होता है और मेजर आर्क हमेशा लॉन्गर पाथ होता है। अब देखते हैं यह आर्क सेंटर पर कैसा एंगल बनाता है। अब बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। फिर से वही सर्कल, सेंटर है पॉइंट O। इस बार सर्कल पर सिर्फ 2 पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। अब सेंटर O से A और B तक 2 रेडियस लाइंस खींचते हैं। सोचिए, अगर हम रेडियस को OA से घुमाकर OB तक ले जाएं तो कितना घूमना पड़ेगा। पहले ऊपर वाले शॉर्टर रास्ते से जाते हैं। यहां है पॉइंट X। देखिए रेडियस घूम रहा है A से B की तरफ X से होकर। यह एंगल है 140 डिग्रीज। यही है माइनर आर्क का एंगल
जो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। अब चलिए नीचे वाले लंबे रास्ते से जाते हैं। यहां है पॉइंट y। अब रेडियस b से घूमकर y से होते हुए वापस a तक पहुंच रहा है। यह है एक बड़ा घुमाव। यह एंगल है 220 डिग्रीज। यही है मेजर आर्क का एंगल, जो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और दोनों को जोड़ें तो 140 डिग्रीज प्लस 220 डिग्रीज इक्वल्स 360 डिग्रीज। पूरा सर्कल। अब जानते हैं एक और कमाल की बात, ये एंगल हर जगह से एक जैसा दिखता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। यह एंगल कहीं से भी देखो बदलता नहीं। फिर से हमारा सर्कल। इस बार एक खास आर्क लेते हैं, आर्क ए के बी। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और बीच में है पॉइंट के, जो इस आर्क को नाम देता है। यही है आर्क ए के बी। अब सर्कल के बाकी हिस्से पर कोई भी पॉइंट चुनिए और वहां से यह आर्क कैसा एंगल बनाता है वो नापिए। सबसे पहले पॉइंट पी लेते हैं। पी से ए और बी तक लाइंस खींचते हैं और ये एंगल बनता है 30 डिग्रीज। अब पॉइंट क्यू आजमाते हैं। फिर से ए और बी तक लाइंस, एंगल फिर से वही 30 डिग्रीज। और आखिर में पॉइंट आर, फिर से वही दोनों लाइंस, फिर से 30 डिग्रीज। कमाल है ना? तो चाहे आप सर्कल पर कहीं भी खड़े हों, अगर एक ही आर्क को देख रहे हैं तो एंगल हमेशा एक जैसा रहेगा। ये किसी और शेप में नहीं होता। चलिए अब इस कमाल की बात को एक थ्योरम में बदलते हैं। ये है थ्योरम नंबर 9। सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कल वाले एंगल से डबल होता है, यानी एंगल ACB इक्वल्स 2 टाइम्स एंगल ADB। अब चलिए इसे प्रूव करते हैं। एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है C। सर्कल पर 3 पॉइंट्स मार्क करते हैं, A, B और D। D से A और B तक लाइंस खींचते हैं और सेंटर C से भी A, B, D तक रेडियस लाइंस खींचते हैं, डैश्ड लाइंस में। क्योंकि CA, CB और CD तीनों रेडियस है, इसलिए तीनों बराबर है। ये रहा आर्क AFB, वो आर्क जिसमें पॉइंट D नहीं है। अब सबसे जरूरी स्टेप, D को C से जोड़िए और सीधा आगे बढ़ाकर सर्कल पर मिलाइए, पॉइंट E पर। यहां मिलता है पॉइंट E। पहला स्टेप, ट्रायंगल DCB को देखिए। इसकी दो साइड्स CB और CD रेडियस होने की वजह से बराबर हैं, इसलिए यह ट्रायंगल आइसोसेलेस है और इसके बेस एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल CDB इक्वल्स एंगल CBD इक्वल्स 15 डिग्रीज। अब एंगल BCE को देखिए। यह ट्रायंगल DCB का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एंगल BCE इक्वल्स 15 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज, यानी 30 डिग्रीज। अब वही तरीका दोहराते हैं ट्रायंगल ADC पर। यहां भी CA और CD रेडियस हैं तो बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। एंगल CDA इक्वल्स एंगल DAC इक्वल्स 45 डिग्रीज और इसका एक्सटीरियर एंगल है एस। एंगल एस इक्वल्स 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, यानी 90 डिग्रीज। अब बस दोनों हिस्सों को जोड़ना है। पूरा एंगल ACB एंगल एस और एंगल BCE को मिलाकर बनता है। एंगल ACB इक्वल्स 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, यानी 120 डिग्रीज। और उधर एंगल ADB भी एंगल CDA और एंगल CDB को मिलाकर बनता है। एंगल ADB इक्वल्स 45 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज, यानी 60 डिग्रीज। और देखिए 120 डिग्रीज इक्वल्स 2 टाइम्स 60 डिग्रीज। बिल्कुल सही। यही है थ्योरम नंबर 9। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कमाल। अब देखते हैं इसका एक बेहतरीन नतीजा। जब ये आर्क आधा सर्कल हो जाए तब क्या होता है। अब बात करते हैं एक जबरदस्त कोरोलरी की, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एक सर्कल लीजिए और इसका एक डायमीटर खींचिए AB। इसके दोनों एंड्स हैं पॉइंट A और पॉइंट B, और सेंटर है पॉइंट C जो ठीक बीच में है। तो AB एक डायमीटर है। अब सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट लीजिए,
इसे नाम देते हैं पॉइंट डी। डी से ए और बी तक लाइंस खींचिए ताकि एक ट्रायंगल बन जाए। अब नीचे वाला आर्क देखिए जिसमें डी नहीं है। यह आर्क सेंटर सी पर एक बिल्कुल सीधी लाइन जैसा एंगल बनाता है। एंगल ए सी बी इक्वल्स 180 डिग्रीज, क्योंकि ए, सी और बी एक सीधी लाइन में है। अब हमारे थियरम नंबर 9 को याद कीजिए। पॉइंट डी पर एंगल इसका आधा होगा। एंगल ए डी बी इक्वल्स हाफ ऑफ 180 डिग्रीज, यानी 90 डिग्रीज। और यह हमेशा सच है। सेमी सर्कल में हर एंगल होता है 90 डिग्रीज, चाहे पॉइंट डी कहीं भी हो। यही वजह है कि किसी भी राइट ट्रायंगल का सरकम सेंटर उसके हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल बीच में होता है। ये वही सेंटर सी है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो अगली बार जब कोई राइट ट्रायंगल दिखे, याद रखिएगा उसका सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के बीचों बीच छुपा होता है। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। हमने एक प्रॉमिस के साथ शुरुआत की थी कि 4 पॉइंट्स कब सेम सर्कल पे लाई करते हैं। जो पॉइंट्स ऐसा करते हैं उन्हें हम कॉनसाइक्लिक कहते हैं। यहां है इसका जवाब। थ्योरम 10। अगर ए बी पॉइंट सी और डी पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है और सी डी ए बी के सेम साइड पे हैं, तो ए बी सी और डी कॉनसाइक्लिक होंगे। देखिए यहां सी और डी दोनों की एंगल्स बराबर हैं, तो ए बी सी डी चारों एक ही सर्कल पर आ जाएंगे। रीजनिंग होगी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वाली। ए बी सी नॉन कॉलिनियर हैं, इसलिए थ्योरम 1 के हिसाब से इनसे होकर एक यूनिक सर्कल गुजरेगा। अब मान लीजिए डी उस सर्कल पे नहीं है, तो डी या तो अंदर होगा या बाहर। अगर डी बाहर है तो एडी को आगे बढ़ाकर सर्कल पे ई तक ले जाइए। अब एंगल ए बी ट्रायंगल बी डी का एक एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए ये एंगल एडीबी से बड़ा होता है। लेकिन ई और सी सेम सेगमेंट पे हैं, तो एंगल ए बराबर है एंगल एसीबी के, और एंगल एसीबी तो पहले से ही एंगल एडीबी के बराबर है। अब सारी चेन को जोड़िए तो एंगल एसीबी खुद से ही बड़ा निकल आता है। ये इम्पॉसिबल है। इनसाइड वाला केस भी बिल्कुल इसी तरह फेल होता है। डी को अंदर लाइए। अब एंगल एडीबी खुद ट्रायंगल बीडीई का एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, तो ये एंगल एईबी से बड़ा हो जाता है। फिर से वही सेम सेगमेंट वाला लॉजिक, एंगल एईबी बराबर एंगल एसीबी, और फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। दोनों केसेस कोलैप्स हो गए, इसलिए डी को सर्कल पर ही होना पड़ेगा। जब किसी क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइड्स वाले शेप के चारों वर्टिसेस कॉनसाइक्लिक होते हैं, तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। और इसकी एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। थ्योरम 11। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। ये देखिए, एंगल बैड उस एंगल का आधा होता है जो आर्क बीसीडी सेंटर पे बनाता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल बीओडी का आधा। और एंगल बीसीडी उस एंगल का आधा होता है जो आर्क बेड सेंटर पे बनाता है, यानी ऑर्डिनरी एंगल बीओडी का आधा। अब दोनों को ऐड कीजिए। एंगल बेड प्लस एंगल बीसीडी बराबर है हाफ इंटू पूरे सेंटर वाले एंगल के, यानी हाफ इंटू 360 डिग्रीज, यानी 180 डिग्रीज। बस 2 लाइंस, यही पूरा प्रूफ है। मतलब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। थियरम 12। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स मिलाकर 180 डिग्रीज बनाते हैं, तो वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा। और इसका कॉन्वर्स भी सच है। तो ये सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इन्हें पहचानने का एक टेस्ट भी है। अब एक क्विक चेक करते हैं। एबीसीडी साइक्लिक है, पर एंगल ए बराबर है 75 डिग्रीज के। एंगल सी पता कीजिए। 75 प्लस एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 105 डिग्रीज, बिल्कुल इंस्टेंटली। चलिए देखते हैं एक बहुत ही गॉर्जियस प्रॉब्लम, और शुरू करते हैं एक सर्कल से, क्योंकि हमारा शेप इसी सर्कल के अंदर रहेगा। इस सर्कल के अंदर बनाते हैं एक 4 साइडेड शेप, यानी एक क्वाड्रिलैटरल, जिसके सारे कॉर्नर्स सर्कल पर ही बैठे हैं। चलिए इसके 4 कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं, ए
बी, सी और डी। साइड ए बी और साइड डी ए दोनों की लेंथ है 5 यूनिट्स, और साइड बी सी और साइड सी डी दोनों की लेंथ है 12 यूनिट्स। यही है हमारा सवाल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एरिया कितना होगा? साउंड्स हार्ड? असल में है नहीं। बस एक चीज याद रखनी है, वो डायगोनल ड्रॉ कीजिए जो दोनों इक्वल पेयर्स को सेपरेट करता है। ये डायगोनल ए से सी तक, ये हमारे क्वाड्रिलैटरल को दो ट्राइंगल्स में बांट देता है। अब देखिए ये कमाल की बात, अगर ट्राइंगल ए बी सी को इस डायगोनल से फ्लिप कर दें तो ये एग्जैक्टली ट्राइंगल ए डी सी पर जाकर बैठता है। इसका मतलब है कि ये एंगल बीटा जो बी पर है और ये एंगल डेल्टा जो डी पर है, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। सिमेट्री की वजह से मिलने वाला एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट। अब देखते हैं ये एंगल्स असल में कितने डिग्री के हैं। याद कीजिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। अब वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वाड्रिलैटरल पर। हमें पहले ही पता है कि ये एंगल बीटा और ये एंगल डेल्टा इक्वल है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, बीटा इक्वल्स डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स 180 डिग्री। अब बीटा की जगह डेल्टा सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 बीटा इक्वल्स 180 डिग्री, मतलब बीटा भी और डेल्टा भी दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। बस यही है वो मैजिक नंबर 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों वर्टिसेस पर हमारे पास एक परफेक्ट राइट एंगल है। एक राइट एंगल मतलब कुछ और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हमें पता है कि बी और डी दोनों जगह एंगल 90 डिग्री का है, मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड हैं, लेग्स 5 और 12 के साथ। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, लेग्स 5 और 12। अब इस क्लासिक ट्रिक को याद कीजिए, बोधायन का थियरम, जिसे पाइथागोरस का थियरम भी कहते हैं। हर साइड पर एक स्क्वायर बनाते हैं, एरिया 25, एरिया 144 और एरिया 169। 25 प्लस 144 इक्वल्स 169। इसका मतलब हमारे डायगोनल ए सी की लेंथ है 13 यूनिट्स। ये है हमारा पुराना दोस्त 5, 12, 13 ट्रिपल। चलिए इस 13 को हमारे असली डायगोनल पर ले आते हैं और देखिए ये कमाल की बात, ये डायगोनल बिल्कुल सर्कल के सेंटर से गुजरता है, मतलब ये एक डायमीटर है। अब बस एक ही काम बाकी है, एरिया निकालना। अब एरिया निकालने का टाइम आ गया है। टोटल एरिया होगा दो ट्राइंगल्स का सम, यानी 2 टाइम्स हाफ इंटू 5 इंटू 12, जो सिंप्लीफाई होकर बनता है 2 टाइम्स 30, और फाइनल आंसर है 60 स्क्वायर यूनिट्स। यही है हमारा जवाब। पूरा क्वाड्रिलैटरल फिल कर देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। 60 स्क्वायर यूनिट्स, कितना सिंपल निकला ना? तो चलिए रीकैप करते हैं, हमने क्या सीखा इस एक प्रॉब्लम से। पहला थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। दूसरा, अगर कोई एंगल सेमी सर्कल में 90 डिग्री का है तो वो कॉर्ड जरूर डायमीटर होगा। और तीसरा, बोधायन पिथागोरस थ्योरम, 5 स्क्वायर्ड प्लस 12 स्क्वायर्ड इक्वल्स 13 स्क्वायर्ड। तीनों थ्योरम्स एक ही प्रॉब्लम में, कितनी खूबसूरत बात है। और जवाब है 60 स्क्वायर यूनिट्स। चैप्टर खत्म। अब अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए सब तैयार कर रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंग्लिश चैटर बॉक्स ऐप डाउनलोड करें। पूरा Q&A वहीं आपका इंतजार कर रहा है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए।